दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा 286 नंबर का लेक्चर है। यदि आप आज की क्लास देखते हैं तो 8580 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए ज़्यादा नहीं, एक दिन में हम लोग 30 सवाल डिस्कस करते हैं। प्रत्येक दिन दोस्तों मैं नए टॉपिक लेकर आता हूँ। आज हमारा 286वां दिन है और आप समझो कि प्रतिदिन मैं टॉपिक चेंज करता हूं, रोज किसी नए टॉपिक को लेकर हाजिर होता हूं और इस तरह से धीरे 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 आपका एक एक विषय कंप्लीट हो जाता है। अभी तक हम लोग पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, मिडावल हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ चुके हैं। ये 4 विषय पूरी तरह से पढ़ा दिया गया है और वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। देखिए 230 नंबर से क्लास चल रही है, 31 नंबर से 230 तक तो हमारा पॉलिटी का था। उसके बाद 231 नंबर से जो क्लास दी जा रही वो ज्योग्राफी की क्लास दी जा रही, ठीक है। उस हिसाब से देखेंगे तो कुल मिला के दोस्तों आज हम लगभग 56 लेक्चर पे हैं। 50 से 56 लेक्चर है दोस्तों ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का। और आज जो हमने टॉपिक चूज किया है, इस टॉपिक में भारत और विश्व के प्रमुख प्रवाल और प्रवाल भित्तियों से संबंधित तमाम सवालों के बारे में देखेंगे, जानेंगे और परीक्षा में सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए छोटे छोटे फाउंडेशन बैच बनाए गए हैं। ये बैच ऐसे दोस्तों जो इत्मीनान से आप तैयारी कर सकते हैं, बहुत आसानी से दोस्तों इसको कम समय में आप जो है तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कम प्राइस में भी लॉन्च किए गए हैं और अच्छे से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जवाब दीजिएगा, ठीक है। पहला सवाल दे रहा है आपके सामने कि प्रवाल का निर्माण किस सागरीय जीव के अस्थि पंजरों के संयोजन से होता है। अस्थि पंजर माने जानते हैं ना, हड्डी से। हड्डी के जो खोखले होते हैं दोस्तों, उन हड्डी के खोल से, अस्थि पंजर मतलब क्या हो गया दोस्तों, हड्डियों से, सीधे सीधे समझिए खोल क्या है, ठीक है। हड्डियों से दोस्तों निर्माण होता है, ठीक है। हड्डियों से इनका निर्माण होता है। यही लिखा है दोस्तों, हड्डियों का संयोजन। संयोजन का मतलब होता है हड्डियों के मिलने से दोस्तों निर्माण होता है। कह रहा है जो प्रवाल है ना, प्रवाल का निर्माण हड्डी से होता है। आप कहेंगे गजब का बात है भाई, होता है दोस्तों। आपने मूंगा का नाम सुना है? मूंगा को इंग्लिश में कोरल कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपका जवाब क्या हो जाएगा, मूंगा, या फिर आप इसे क्या कहेंगे दोस्तों, कोरल, ठीक है। मूंगा या कोरल ये एक जीव होता है दोस्तों, ठीक है। और ये जीव जब मर जाता है तो मरने के बाद जो उसकी हड्डी होती है, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ क्या है, जब कोई इंसान मरता है या तो उसे जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। जला दिया जाता है तो हड्डियां जलकर गल जाती हैं, ठीक है। और अगर उन्हें दफना दिया जाता है तो धीरे 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 प्रोसेस के थ्रू फिर हड्डियां गल जाती हैं। लेकिन इनका क्या होता है, इनकी हड्डियां न तो जलाई जाती हैं न गलाई जाती है। जीव हैं, ये मर गए तो कौन इनका जो है दाह संस्कार करने वाला, कोई तो बचा नहीं है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों इनके हड्डियों से ही दोस्तों क्या निर्मित होता है, प्रवाल भित्तियां बनती हैं। अभी भित्तियां मत बनाइए, अभी सीधे सीधे कहिए प्रवाल बन रहा है। अब जब ढेर साले दोस्तों मूंगा मरने लगेंगे तो उससे दोस्तों क्या बनेंगी, प्रवाल भित्तियां बनेंगी। अभी मैं समझाऊंगा कैसे बनती हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि महासागर में एक स्थान पर एक साथ समूह में रहने वाले असंख्य मूंगे, और ये जो मूंगे रहते हैं ना, ये अकेले नहीं रहते हैं। जैसे हम सभी अकेले रहते हैं। अगर आपको कहा जाए कहीं दूर दराज क्षेत्र में आपको अकेला घर बना के छोड़ दिया जाए, वहां कोई ना हो, आप रह पाएंगे? इंसानों की फितरत है झुंड में रहना। ऐसे सभी जीव जो होते दोस्तों ये झुंड में रहते। बहुत कम जीव ऐसे हैं जो अकेले रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम मूंगों की बात कर रहे हैं। ये मूंगे जो होते हैं दोस्तों असंख्य मात्रा में एक साथ रहते हैं और ये अपने चारों ओर करा किस चीज का खोल बना लेते हैं। अपने जीवन काल में ही दोस्तों ये चूने का खोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, यह चूने का खोल बनाते हैं। और ये कहीं अलग से नहीं बनाते हैं, ऐसा नहीं कोई घर बना रहे हैं, ये रहने होने के लिए घर नहीं बनाते हैं। ये अपने शरीर के चारों तरफ ही दोस्तों ये चूने का खोल बना लेते हैं। समझ में आ गया ना, किसका खोल बनाते हैं, चूने का खोल बनाते हैं। अभी तो ये जीवित हैं, अभी तो जीवित हैं। अब देखिए धीरे धीरे कुछ समय बाद जब ये मर जाते हैं, करा किस अवस्था में एक मूंगे के खोल पर दूसरा मूंगा अपना खोल बनाकर रहने लगता है। दोस्तों क्या होता है, जब कोई मूंगा मृत हो जाता है, ठीक है, मूंगा के मृत होने के पश्चात, ठीक है, मृत होने के पश्चात मान लीजिए कोई मूंगा मर गया, तो मरने के बाद क्या होता है दोस्तों, वो मूंगा अपने शरीर के चारों तरफ तो चूने का खोल बना ही लिया था। अब उसके उसी खोल के ऊपर दूसरा मूंगा आके बैठ जाता है और वो अपने चूने का खोल बनाने लगता है, ठीक है। ये काम चलता रहता है और ये हमेशा चलता जाता है। और इसी वजह से क्या होता है दोस्तों, धीरे 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 समय बीतते देर नहीं लगता और धीरे धीरे पूरी दीवार खड़ी हो जाती है। जैसे एक मूंगा यहाँ मर गया, दूसरा इसके ऊपर, तीसरा इसके ऊपर, चौथा इसके ऊपर, पांचवा इसके ऊपर,
ऐसे बनता जाएगा, ठीक है। आगे इमेज दिखाऊं मैं आपको, देखिए ये जो आप दिख रहे हैं दोस्तों ना, ये क्या दोस्तों, प्रवाल भित्तियां, यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है हल्का हल्का ना, ये सब प्रवाल भित्तियां हैं। ये सब दोस्तों ढेर सारे मूंगों ने क्या किया, कई हजार साल में दोस्तों इनका निर्माण हुआ। ऐसा नहीं कि तुरंत निर्मित हो गए, कई हजार साल में दोस्तों निर्मित हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक मूंगे के खोल पर दूसरे मूंगे द्वारा खोल निर्मित करने की अनवरत प्रक्रिया। अनवरत मतलब क्या है, अनवरत का मतलब होता है बिना रुके, ठीक है, बिना रुके मतलब लगातार, ठीक है। एक मूंगा मरता है, उस पर दूसरा मूंगा अपना खोल बनाता है, दूसरा मरता है तो तीसरा खोल बनाता है, तीसरा मरता है चौथा खोल बनाता है, ये चलता रहता है। कर अनवरत क्रिया के कारण बनी विस्तृत भित्ति। भित्ति मतलब क्या होता है दोस्तों, भित्ति का मतलब है दीवार, ठीक है, भित्ति और कुछ नहीं है। ये जो दीवार होती है इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं प्रवाल भित्ति। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं प्रवाल भित्ति। कहीं कोई आपको डाउट है, कोई समस्या नहीं ना, इसी को क्या कहते हैं, प्रवाल भित्ति। एक सवाल और परीक्षा में देता, बहुत आसान सा सवाल है, हालांकि ये ज्योग्राफी का सवाल नहीं है, ये बॉटनी का सवाल है या बायोलॉजी का सवाल है, ठीक है। बायोलॉजी में आप एक एक जीव के बारे में पढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि ये जीव किस संघ से बिलोंग करता है। उसी तरह से अगर हम मूंगा की बात करें कि जो मूंगा जीव है दोस्तों, यह किस संघ का समुद्री जीव है, तो आपने सुना होगा सीलेंट्रेटा के बारे में। किसके बारे में सुना होगा, सीलेंट्रेटा के बारे में, सीलेंट्रेटा के बारे में सुना होगा। सीलेंट्रेटा क्या है दोस्तों, यह जीवों का एक संघ है और मूंगा इसी संघ का माना जाता है, ठीक है। किस संघ का है दोस्तों, मूंगा जो है ये सीलेंट्रेटा संघ का माना जाता है। आपके लिए एक सवाल मैं दे रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि सीलेंट्रेटा संघ के और कौन कौन से जीव होते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ा करिए। क्यों निर्जीव जैसी क्लास लेते हैं, कोई दिक्कत है क्लास लेने में, क्या समस्या बताइए। इतनी अच्छी क्लास चल रही है, सबसे बढ़िया है कि सीक्वेंस में आपको पढ़ाया जा रहा है, फिर आप साथ दीजिए ना, पढ़िए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बातचीत करिए, मजा आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि मूंगा किन महासागर में पाया जाता है, क्या कोई स्पेसिफिक महासागर है। हाँ, अब आते हैं, बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में। दोस्तों अगर मैं बात करूं मूंगों के बारे में, तो ऐसा नहीं है जैसे इंसान के रहने के लिए अच्छा, ऐसा नहीं खाली स्थल चाहिए तो क्या करें, पहाड़ के चोटी छोड़ दें, कि कहीं हिमालय में छोड़ दें, कहीं ग्लेशियर में छोड़ दें, कहीं डेजर्ट में छोड़ दें, है तो स्थलखंड, रहिए ना। नहीं, एक जो अनुकूल दशा होती वो जरूरी है। तो मूंगा के रहने के लिए अगर अनुकूल दशा की बात करें हम यहाँ, अगर मूंगा के रहने के लिए अनुकूल दशा की बात करें तो दोस्तों इसके अनुकूल दशाएं पता क्या होती हैं। पहली बात है स्वच्छ जल होना चाहिए, साफ सुथरा जल होना चाहिए, गंदा नहीं। यानी दोस्तों जहां बीच बीच होता है ना, वहां ये नहीं पनपते हैं। क्यों, जो लोग जाएंगे गंदगी करेंगे, आदत से मजबूर, कुरकुरे चीज फाड़ा फेंक दिया, ठीक है, तो इस तरह से तो काम चलेगा नहीं। तो स्वच्छ जल जरूरी है। दूसरा क्या दोस्तों, खारा जल, ठीक है, खारा जल। तो चलो समुद्र का जल तो खारा होता ही होता है, ये तो है, कम से कम ये दशाएं होती है। लेकिन अभी हमसे स्पेसिफिक महासागर के बारे में पूछ रहा है कि क्या किसी स्पेसिफिक महासागर में पाया जाता है। अब पूछने का मतलब है क्या प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, या आर्कटिक महासागर, या अटलांटिक महासागर, या अंटार्कटिक महासागर, किस में पाया जाता है। ऐसा नहीं, ये पाया जाता उष्ण कटिबंधीय महासागरों में। कहां पाया जाता दोस्तों, अब जहां जहां दोस्तों उष्ण कटिबंधीय महासागर, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय महासागरों में यह मूंगा पाया जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इसको जीवित रहने के लिए एक अनुकूल दशा होती, वो अनुकूल दशा दोस्तों, अगर मैं अक्षांश रेखाओं की बात करूं तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच में ये पाया जाता है। ज्यादा ठंडे में, शीत में चले जाएंगे नहीं मिलेगा, और चाहे उत्तर की तरफ शीत में जाइए, चाहे दक्षिण की तरफ शीत में जाइए, फिर ये मूंगों का विकास नहीं होता है। फिर कहां होता है दोस्तों, मूंगे का जो विकास है ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के आसपास में दोस्तों ये विकसित होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए कुछ और सवाल देखिए। सवाल दे रहा दोस्तों कि किसको सामुद्रिक या सागरीय वर्षा वन कहा जाता है। सामुद्रिक या फिर सागरीय वर्षा वन किसे कहा जाता है दोस्तों, तो इन्हीं मूंगों को दोस्तों क्या कहा जाता है, सागरीय वर्षा वन का। मूंगों को क्या, इस प्रवाल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, प्रवाल। मूंगों के द्वारा दोस्तों प्रवाल की रचना होती है और ये प्रवाल को सामुद्रिक वर्षा वन के नाम से जानते हैं। परीक्षा में कई बार सवाल पूछा है, एक एक लाइन के सवाल हैं, जवाब अगर आपको पता होगा तभी आप परीक्षा में दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि प्रवाल भित्ति का निर्माण आप जानते हैं कैसे निर्माण होता है। एक मूंगा मरता है, वो चारों तरफ चूने का खोल बनाता है, उसके ऊपर दूसरा मूंगा आ जाता है। जब वो मरता है तो उसके ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करते करते असंख्य मूंगे मिलकर दोस्तों इस भित्ति, इस दीवार का निर्माण करते हैं। लिख रहा प्रवाल भित्ति का निर्माण किन अक्षांशों के मध्य
क्या दे दिया दोस्तों, किन अक्षांशों के मध्य किसी द्वीप के तट के या फिर अनुकूल गहराई पर स्थित अंतः सागरी चबूतरों पर होता है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, पहली बात है कितने डिग्री से, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। कहां तक दोस्तों, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक दोस्तों इनका विकास होता है, ये आप याद रखेंगे एक चीज। दूसरी बात याद रखेंगे, इनको विकसित होने के लिए दोस्तों कोई ना कोई चबूतरा चाहिए, उस चबूतरे पर बैठते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं मर जाते हैं भाई, चबूतरे पर रहेंगे, ठीक है। तो बिना ये अनुकूल गहराई पर, और ऊपर से याद रखेगा अंतः सागरी चबूतरा। अंतः सागरी का मतलब क्या है, अंतः मतलब अंदर, सागरी मतलब समुद्र के, चबूतरा मतलब चबूतरा, समुद्र के अंदर चबूतरा। अब आपके मन में अगला सवाल आ गया कि सर कैसे समुद्र के भीतर चबूतरा होगा। अरे तो बीच में जाने का जरूरत है, ठीक है। मान लीजिए हम कह रहे हैं बीच में गए, भी कोई आइलैंड हो, कोई अलग से आइलैंड हो, वो आइलैंड का जो आखिरी हिस्सा होगा, छोर होगा, जो समुद्र में डूबा होगा, वहां तो होगा चबूतराना, वही पकड़ना आपको, ठीक है। या फिर जो किनारे वाला हिस्सा होगा, जैसे हमारे यहाँ लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, मन्नार की खाड़ी है, वहां पर कई सारे आइलैंड है, वहां पर खूब ढेर सारे दोस्तों एक कोरल रीफ पाए जाते हैं, कोरल रीफ पाए जाते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा है कम गहराई तक पाए जाने वाले प्रवाल कितने मीटर से अधिक गहराई पर मर जाते हैं। दोस्तों कुछ प्रवाल ऐसे होते हैं जो कम गहराई तक पाए जाते हैं, और ये लगभग दोस्तों 60 से 77 मीटर तक की गहराई में पाए जाते हैं। इससे ज्यादा गहराई में जाने पर दोस्तों क्या हो जाते हैं, खत्म, ठीक है, ये मर जाते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि बहुत अंदर जाकर आपको जो है ये प्रवाल भित्तियां मिल जाएगी, इसका एक वो कारण है, ठीक है। ये इतने पे ही दोस्तों जीवित रहते हैं। जैसे हमारी एक अवस्था है ना, हमको अगर 80 डिग्री सेल्सियस में रखा जाए तो मर जाएंगे, और माइनस 20, 30, 40 में रखेंगे तो भी इंसान मर जाएगा। भाई रहने के लिए अनुकूल दशाएं चाहिए ना, उसी तरह इसके भी रहने के लिए अनुकूल दशाएं हैं, तापमान की दशाएं हैं, समुद्र के भीतर कितना रह सकते हैं उसकी अपनी दशा है, कितनी लवणता होनी चाहिए उसकी अपनी दशा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा प्रवाल भित्ति मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, ठीक है। जब आप प्रवाल भित्तियों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो आप पढ़ेंगे दोस्तों प्रवाल भित्ति मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। याद रखेंगे दोस्तों, इसके कुल 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है, पहला होता है तटीय, क्या होता है दोस्तों, पहला होता है तटीय, ठीक है, तटीय प्रवाल भित्ति। दूसरा होता है दोस्तों अवरोधक प्रवाल भित्ति, ठीक है, अवरोधक। जो आप पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया वाला, कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है, ठीक है, वो कौन सा वाला टाइप है, वो ये अवरोधक वाला टाइप है, ठीक है। तो अवरोधक याद रखेगा दोस्तों। और तीसरे नंबर पे होता है वलय, ठीक है, वलय। इसका आकार दोस्तों घोड़े के नाल की तरह होता है। कैसा होता है दोस्तों, घोड़े के नाल के आकार का होता है वलय, ठीक है। कभी कभी इसी को इंग्लिश में लिख देता है दोस्तों, कैसे लिखता है, तटी को लिखता है फ्रीजिंग, तटी को क्या लिखता है दोस्तों, तटी को लिखता है फ्रीजिंग, ठीक है। कभी भी दोस्तों अगर फ्रीजिंग वर्ड कहीं दिया है तो फ्रीजिंग मतलब क्या है दोस्तों, ये तटी की बात कर रहा है। कहीं दोस्तों अवरोधक लिख रहा है तो अवरोधक को लिखता है बैरियर। इंग्लिश में अवरोधक को क्या कहते हैं, बैरियर। आप कहते हैं ना कि फला जगह पे बैरिकेटिंग है, तो बैरियर दोस्तों किसे बताता है, ये अवरोधक को बताता है। इसी तरह एक तीसरा होता है एटॉल। क्या होता है दोस्तों, एटॉल, ठीक है। एटॉल का मतलब क्या होता है, वलय, ठीक है। ये 3 प्रकार होते हैं, तीनों का हिंदी में नाम याद रखेगा, तीनों का इंग्लिश में नाम याद रखेगा, एक चीज। दूसरी चीज जैसे तटी है, तो तटी दोस्तों तटों के किनारे पाए जाते हैं। ये तटीय प्रवाल भित्तियां जो हैं, ये समुद्री तटों के किनारे पाए जाते हैं। अवरोधक प्रवाल भित्तियां क्या हैं, ये थोड़ा सा समुद्र में जाएंगे, वहां कोई आइलैंड वगैरह होता है, वहां पाए जाते हैं। और लास्ट में दोस्तों घोड़े की नाल हो गया, इसका एक अलग ही आकार होता है, ये भी आइलैंड विशेष पे पाए जाते हैं। अभी उसका भी मैं आपको इमेज दिखा दूंगा तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जगह का नाम है दोस्तों, फ्लोरिडा कहाँ है, जगह का नाम है, ठीक है। और फ्लोरिडा हो गया, आपके सामने मकाऊ नाम दे दिया, आपके सामने मलेशिया नाम दे दिया। करा इसके समीप कौन से टाइप की प्रवाल भित्ति पाई जाती है, ठीक है। यहां पर दोस्तों तो ये सब किनारे वाले हैं दोस्तों, यहां तटीय प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, तटीय
प्रवाल भित्तियां, यहाँ पर दोस्तों क्या पाई जाती हैं, यहाँ तटीय प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से दोस्तों एक सवाल और भी दे रहा है आपके सामने कि भारत के किन स्थानों पर तटीय प्रवाल भित्तियां पाई जाती। भारत में अगर ये तटीय प्रवाल भित्ति देखा जाए तो कहाँ मिलेंगी, स्पेशली कहाँ मिलेगी दोस्तों, तो जैसे भारत में लक्षद्वीप भी दोस्तों भारत का ही हिस्सा है, ठीक है, लक्षद्वीप दोस्तों, ठीक है, लक्षद्वीप में दोस्तों पाया जाता है, अंडमान निकोबार की खाड़ी में पाया जाता है, ठीक है, अंडमान निकोबार खाड़ी नहीं, अंडमान निकोबार में पाया जाता है, द्वीप समूह, खाड़ी बोल रहा हूं मैं, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, वहां पर पाया जाता है द्वीप समूह, वहां पाया जाता है। इसके अलावा कहां पाया जाता है दोस्तों, मन्नार की खाड़ी, कहां पर, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, ये मन्नार की खाड़ी कहां पड़ती दोस्तों, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। जो एडम ब्रिज देखा है जिसे हम राम सेतु कहते हैं, राम सेतु के दक्षिण में आइए, नीचे की तरफ आएंगे तब दोस्तों मन्नार की खाड़ी मिलेगी, और उत्तर की तरफ देखेंगे तो हमेशा पाक की खाड़ी नजर आएगी। बहुत अच्छे से याद रखिएगा इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में आता है, ठीक है। अच्छा, भारत में कोरल खनन कहाँ पे होता है, ये मूंगा पत्थरों चट्टानों को दोस्तों जो भित्तियां होती, प्रवाल भित्तियां होती, इसका खनन भी किया जाता है। खनन कहां पर होता है, तमिलनाडु में होता है, कहां होता है, तमिलनाडु में। इस सवाल को भी याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि किस प्रकार की प्रवाल भित्ति को ज्वारीय प्रवेश मार्ग कहते हैं, ठीक है, वहां से क्या कहता है दोस्तों, जो ज्वार होता उठता है उसका एंट्री होता है दोस्तों, वो रोक के भी रखता है। तो ये कौन सी प्रवाल भित्ति दोस्तों, ये अवरोधक प्रवाल भित्तियां होती, कौन सी, यह अवरोधक प्रवाल भित्तियां होती हैं। और आपने पढ़ा दोस्तों कि अवरोधक प्रवाल भित्तियों को और किस नाम से जानते हैं, इसको बैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको बैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरल बैरियर के नाम से जानते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल कि विश्व की सबसे प्रसिद्ध अवरोधक प्रवाल भित्ति दोस्तों कौन सी है, तो अभी बताया जो ऑस्ट्रेलिया में आपका ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है दोस्तों, वो आ जाता है, ठीक है। कौन था, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नहीं, ग्रेट बैरियर रीफ, उसका नाम ही है दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ। अब बच्चा कहेगा सर, अरे सर आज जाके पता चला इसको बैरियर रीफ क्यों बोलते हैं, इसको बैरियर रीफ क्यों बोलते हैं, ये समझ, क्योंकि अवरोधक प्रकार की प्रवाल भित्तियां दोस्तों, इसीलिए बैरियर नाम लगा हुआ है। इतना दिन से पढ़ रहे थे सर, जब किसी ने बताया ही नहीं कि ये प्रवाल भित्तियां कितनी प्रकार की, तो आज हमें पता चला ना कि फ्रीजिंग होता है यानी तटी होता है, बैरियर यानी अवरोधक होता है, और एटॉल होता है, ठीक है। एटॉल का मतलब क्या हो जाता है, एटॉल का मतलब क्या होता है, वलय, ठीक है, घोड़े के नाल के आकार का, ठीक है, ये तो आज हमने पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के पूर्वी तट के सहारे दोस्तों विकसित है। ये किस महाद्वीप पर है दोस्तों, तो आपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नाम सुना होगा। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर दोस्तों विकसित है। वहीं पर दोस्तों आपको क्वींसलैंड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, क्वींसलैंड, ठीक है। तो क्वींसलैंड नाम भी याद रखेगा दोस्तों, या फिर ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट भी याद रखेंगे, दोनों काम चल जाएगा। कभी कभी यहां से जाके प्रश्न पूछ लेता है, तब जो हमारे लिए संकट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए किताबें लॉन्च की गई हैं। आप एक मौका दीजिए भाई, जुड़िए हमारे साथ। हम देखिए औरों की तरह बहुत रफ्तार से नहीं चलते, ठीक है। कभी कभी लगता है कि जिंदगी बड़ी परीक्षा ले रही है, ठीक है। हम भी औरों की तरह महान बन सकते थे, कम समय में शॉर्टकट में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन क्या करें, कभी कभी ना अपना मन जो है ये कहता है कि नहीं, जो हमने एक आदर्श जो बनाया कि नहीं हमें इसी रास्ते पे चलना है, हमें यही काम करना है। जैसे किताब को ले लीजिए, किताब में बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन आए। हम चाहते तो अब तक दोस्तों 100-200 वैरायटी, 100-200 टाइटल पब्लिश कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमने कहा नहीं, किसी दूसरे की मेहनत हम कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। हम बनाएंगे, हम मेहनत करेंगे, टाइम जाएगा चलेगा, 6 महीना 8 महीना 10 महीना, चाहे जो टाइम लग जाए। कोई हम अच्छा बचपन से ये उद्देश्य लेकर तो पैदा नहीं, तो हमें 500 किताबें लिखनी है भाई, किताब लिखने में समय लगता है, ठीक है, और वो मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे। हमारे पास बहुत बड़ी टीम नहीं, छोटी टीम है, और अच्छे से हम लोग काम करते हैं, और बढ़िया किताबें आप एक बार लेके देखिए, जुड़कर देखिए, क्योंकि बिना किताबों के आप भी तैयारी नहीं करते होंगे। हम कह रहे हैं दूसरों की किताबों को परचेज करने से अच्छा एक बार स्टडी 91 को मौका दीजिए, पढ़िए किताबों को, क्वालिटी हो तो आगे दूसरी किताबों को लीजिएगा, नहीं क्वालिटी हो तो कम से कम फोन करके बताइएगा कि नहीं सर ये चीज़ें गड़बड़ थी, ठीक है। कॉल करके संपर्क भी आप कर सकते हैं और किताबों के बारे में जानकारी पा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई कितनी है, ठीक है। आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, इसकी लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर है। कितनी, अब देखिए कभी कभी दोस्तों 2200 किलोमीटर से लेके 2500 किलोमीटर बताई जाती है।
इसलिए मैं बीच में आपको सीधा फिर आंकड़ा दे देता हूं, इसके बीच में कोई भी आंकड़ा आपको मिल जाएगा, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ, और कहां पे हमने पढ़ा दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ, ये अवरोधक प्रकार की है, ठीक है। किस टाइप की? अवरोधक है, इसीलिए दोस्तों इसे बैरियर कहते हैं। और ये कहां पर स्थित है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर दोस्तों स्थित है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बढ़िया सवाल है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। अगर एरिया वाइज दोस्तों जानना हो कि इसका कितना क्षेत्रफल है, तो याद रखेगा दोस्तों 3,44,000 वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों? 3,44,000 वर्ग किलोमीटर। ये मैं दोस्तों एक आंकड़ा दे दे रहा हूं लगभग, ठीक है। लगभग इसलिए लगा देता हूं कि इसके आगे अगर छोटा मोटा किलोमीटर हो तो आप समझ जाइए, ठीक है। लगभग 3,44,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, सोचिए कितना ज्यादा है, 3,44,000, ठीक है। इतना लंबा है दोस्तों, तो लंबाई चौड़ाई तो आप देख ही रहे हैं, उसी वजह से ऐसा दिया है, ठीक है। घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार का, जैसा घोड़े का नाल होता है या मुद्रिका, मुद्रिका किसे कहते हैं भैया? मुद्रिका कहते हैं अंगूठी को। किसे कहते हैं? अंगूठी को, ठीक है। मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वलय। क्या कहते हैं दोस्तों? वलय। या फिर इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एटॉल, एटॉय, ठीक है। एटॉय या फिर एटॉल, बताइए एटॉय कहा जाता है या एटाल कहा जाता है, ठीक है। एटॉल, ठीक है। तो एटॉय एटाल दोनों लिखिएगा, देखा दोनों चीजें। वैसे मोस्टली दोस्तों ये टॉल लिखेगा, टॉल, टॉल लंबा को कहा जाता है, लंबी लंबी होती भी हैं, इसलिए दोस्तों इनके साथ आप यही लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किस महासागर में प्रसिद्ध फूना फूटी, इसका नाम याद रखिएगा, फूना फूटी नाम है, ठीक है। फूना फूटी दोस्तों एटॉल स्थित है, ये किस महासागर में स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा यह प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन सा महासागर में स्थित है दोस्तों? फूना फूटी नाम का जो एटॉल है, एटॉल मतलब वलय के आकार का, ठीक है। वलय के आकार का है, तो इसीलिए तो दोस्तों इसे एटॉल कहा गया। ये कहां पर स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। एक सवाल और परीक्षा में देता है कि कहां पर एटॉल नहीं पाया जाता। ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, कहां पर एटॉल नहीं पाया जाता, ठीक है। मूंगे की जो तीसरी वैरायटी है ये नहीं पाई जाती दोस्तों, नहीं पाई जाती, ये आपको बताना है। तो आपका जवाब है दोस्तों काला सागर। क्या जवाब है दोस्तों? काला सागर में नहीं पाई जाती। ये बहुत अच्छा जवाब है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। बताइए मुझे आप में से कितने बच्चे हैं जिनको ये पता था? मुझे पता है नहीं पता होगा भाई। आपको पढ़ाने के लिए जितना रिसर्च आप नहीं करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा रिसर्च हमें करना पड़ता है, और हम पूरे मन से करते हैं, तबीयत से करते हैं, कोई बेईमानी नहीं है, ठीक है। मिला अच्छा सवाल मिल रहा है ना, बढ़िया सवाल मिल रहा होगा। आपने पढ़ा भी होगा कभी ना कभी, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग किया ना, नोट्स उठाइए, देखिए कि आपके नोट्स में सारी बातें लिखी हैं या नहीं लिखी हैं। नहीं लिखी हैं तो फिर से ढूंढिए और लिखने की जरूरत है। आप लिखिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए क्यों नहीं लिखवाया आपने, नोट कर लीजिए, भलाई इसी में है, ठीक है। जो समय बीत गया उस पर मत चर्चा कीजिए। अगला लिख रहा है दोस्तों सवाल, फूना फूटी एटॉल पर किस देश की राजधानी स्थित है, ठीक है। ये एक द्वीप है, फूना फूटी जो एटॉल है दोस्तों, ये एक तरह का क्या दोस्तों, एक तरह का द्वीप है, और इसी द्वीप पर दोस्तों एक देश की राजधानी स्थित है। वो देश कौन सा दोस्तों? उसका नाम है तुवालू। क्या नाम है दोस्तों? तुवालू। तुवालू का लोकेशन दोस्तों यदि मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से और आगे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका न्यूजीलैंड है, यहाँ न्यूजीलैंड है, ठीक है, न्यूजीलैंड है। और न्यूजीलैंड से ऐसे सीधे देखेंगे ऊपर की तरफ तो आपको तुवालू मिल जाएगा, देखिएगा मैप में, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बगल में न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे यहाँ तुवालू मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से सीधा ऊपर जाएंगे तो पपुआ न्यू गिनी मिल जाएगा। पपुआ न्यू गिनी से थोड़ा सा और आगे जाके नीचे आने की जरूरत है दोस्तों, तब आपको तुवालू देश मिलेगा, ठीक है। वही दोस्तों इसकी क्या है? राजधानी है। आगे बढ़िए दोस्तों, और उसी देश की राजधानी यहाँ पर है फूनाफूटी में, ठीक है। करा प्रवाल निक्षेपण के लिए उपयुक्त दशा होती है। करा ये प्रवाल जो होते हैं, जो मूंगा होते हैं, कहाँ आके दोस्तों रुकते हैं, उनके लिए उपयुक्त दशा कौन सी होती है? पहली बात यहाँ पर दोस्तों समुद्र कैसा होना चाहिए? उथला समुद्र होना चाहिए, उथला समुद्र या फिर सागर, ये पहली दशा है, पहला कंडीशन इनका। दूसरा कंडीशन क्या दोस्तों? स्वच्छ जल होना चाहिए, साफ सुथरा पानी होना चाहिए, ठीक है। तीसरा चीज क्या दोस्तों? खारा जल। जल कैसा होना चाहिए दोस्तों? नदी में नहीं होगा, खारा जल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? खारा। या फिर आप इसे कह सकते हैं अवसाद युक्त जल। क्या कह सकते हैं? अवसाद युक्त जल। अवसाद युक्त दोस्तों जल होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। और तापक्रम कैसा होना चाहिए? सामान्य तापक्रम होना चाहिए, 20-21 के आसपास, ठीक है। सामान्य तापक्रम,
तापक्रम कितना होना चाहिए दोस्तों, तो 20 डिग्री से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास दोस्तों ये तापमान होना चाहिए। ये किसके लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, तभी दोस्तों वहां पर मूंगे जो है रुकेंगे, अन्यथा वो रुकने वाले नहीं। तो समुद्री जीव टहलते रहेंगे, जहां उनके लिए उपयुक्त दशा होगी वहीं वो घर बना लेंगे, ठीक है। ये होता दोस्तों कहानी। अब देखिए ये जो दिखा रहा हूं मैं आपको, ये फूना फूटी है। क्या दोस्तों, जो आपने पढ़ा पीछे ना फूना फूटी, ठीक है, आप इसका इमेज देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। फूना फूटी दोस्तों ऐसे ऐसे देखिए बना है, पूरा का पूरा ये दोस्तों मूंगा चट्टाने ही है, ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है। और ये चारों तरफ से एक आइलैंड है दोस्तों, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये फूना फूटी है, बहुत शानदार सी जगह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं और उसे पढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि प्रवालों के विकास के लिए औसतन सागरी लवणता कितनी होनी चाहिए। जो समुद्री जल है दोस्तों उसकी लवणता कितनी होनी चाहिए। अब आपने पढ़ा दोस्तों अभी पिछली क्लास में कि लवणता कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इस केस में दोस्तों लवणता 27 से लेकर 32% के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। 27 से लेकर 32% के आसपास दोस्तों लवणता होनी चाहिए। परसेंटेज में लवणता बता रहा हूं, ये मैं परसेंटेज में आपको क्या बता रहा हूं, लवणता बता रहा हूं दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। बाकी इसके पहले मैंने टेम्परेचर बताया था, अगर टेम्परेचर पूछा जाए तब क्या बताएंगे दोस्तों, तब बताएगा 20 से 21 डिग्री सेल्सियस, 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास से टेम्परेचर होना चाहिए। और लवणता कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो 27 से 32 के आसपास। अगला सवाल दे रहा है कि तटीय प्रवाल भित्ति स्थलखंड के मध्य विकसित होने वाले लैगून को क्या कहते हैं, ठीक है। कह रहा जो तटीय प्रवाल भित्तियां होती हैं और जो स्थल खंड होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो ये विकसित होते हैं प्रवाल, उस लैगून को क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहा जाता है बोट चैनल। उसको एक नाम दिया जाता है दोस्तों, इसी को क्या कहा जाता है, इस लैगून को बोट चैनल कहा जाता है। हो सकता है कि पढ़कर आपको ऐसा लगे कि सर ये क्या ही बता रहा है, बट ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी तरह दोस्तों एक सवाल और देता है कि प्रवाल भित्तियों से संबंधित स्थल खंड सिद्धांत, ठीक है, स्थल खंड सिद्धांत किससे संबंधित दोस्तों, ये प्रवाल भित्तियों से संबंधित, ठीक है। प्रवाल भित्तियों से संबंधित स्थल खंड सिद्धांत, ये एक दोस्तों सिद्धांत का नाम है, ठीक है, स्थल सिद्धांत। ये दोस्तों किसने दिया था, ये परीक्षा में आता। स्थल खंड सिद्धांत या स्थल सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका प्रतिपादन दोस्तों मर्रे ने किया था। मर्रे नामक एक व्यक्ति थे, मर्रे ने किया था। और मर्रे ने दोस्तों इसका प्रतिपादन कब किया था, ये भी परीक्षा में आ जाता, तो बताएगा 1880 में। कब किया था दोस्तों, 1880 ईस्वी में दोस्तों इसका प्रतिपादन मर्रे ने किया था। क्योंकि यहाँ स्थल खंड आया ना, उसी वजह से दिमाग में आ गया, तुमने कहा इसे भी शेयर कर लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल कह रहा प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत। ये भू अवतलन सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है, तो भू अवतलन सिद्धांत दोस्तों किसका है, ये डार्विन का है, ठीक है। डार्विन ने, ऐसा नहीं, आपने डार्विन के विकास सिद्धांत के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, उससे हटकर दोस्तों ये है। और ये सिद्धांत डार्विन ने कब दिया था दोस्तों, परीक्षा में ये भी आए तो क्या बताएंगे, ये सिद्धांत डार्विन ने दिया था 1837 ईस्वी में। कब दिया था, 1837 में दोस्तों ये भू अवतलन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किया था मर्रे ने। किसने किया था, आगे चल के मर्रे ने भी दोस्तों डार्विन के इस मूंगा भित्तियों के सिद्धांत को क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया मर्रे ने, ठीक है। तो मर्रे का टाइम पीरियड तो 1880 में है दोस्तों, उनका स्थल खंड का सिद्धांत। और बाकी डार्विन वाला सिद्धांत जो था ये 1837 में ही आ चुका था। इस तथ्य को भी याद रखें। हालांकि बहुत डीप में है, इतना डीप में आपसे सवाल पूछता नहीं है, बट मुझे लगता है कि नहीं, मैं अगर कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो सारा वो पूरे चैप्टर से निचोड़ आपको देना है। कभी ऐसा ना लगे कि नितिन सर ने पढ़ा दिया और सवाल मिला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल करा प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत, ठीक है। हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है, तो ये एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, उनका नाम था डेली। अब पढ़ के आपको ऐसा लगेगा सर क्या है ये, ऐसा चीज तो हमने सुना ही नहीं, बट है, ठीक है। और इस सिद्धांत में दोस्तों हिमानी ने बताया कि आपने अच्छा उसका नाम सुना है, प्लीस्टोसीन का नाम सुना है, प्लीस्टोसीन युग का नाम सुना है कि नहीं, सुना होगा ना। प्लीस्टोसीन युग वो युग था दोस्तों जो ग्लेशियर का टाइम कहा जाता है, ठीक है। और प्लीस्टोसीन युग के बाद, ठीक है, प्लीस्टोसीन युग के बाद दोस्तों ये प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति हुई है। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। उन्हीं की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है जिसे हम हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत कहते हैं। इसे दिया किसने है, तो डेली ने दिया है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल कर रहा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर दोस्तों राजधानी है, किसकी राजधानी दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर आपको याद है, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर दोस्तों अंडमान निकोबार की राजधानी है। किसकी,
अंडमान निकोबार की राजधानी है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। लिख रहा है दोस्तों कि पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति किस कारण दोस्तों मृत हो रही है, मर रही है दोस्तों, तो याद रखेगा अत्यधिक मत्स्यन के कारण। किसके कारण? अत्यधिक मत्स्यन के कारण। मत्स्यन का मतलब क्या है दोस्तों? वहां पर इतने मछुआरे पहुंच गए मछली मारने ना, उससे इनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि इनको चाहिए स्वच्छ जल और वो इनको मिल नहीं रहा है, ठीक है। इनको चाहिए अवसाद युक्त जल, खारा पानी, उसमें हो रहा है डिस्टर्बेंस, ठीक है। इस वजह से दोस्तों वहां पर इनकी मृत्यु हो रही है, ये भी आप याद रखेंगे। पोर्ट ब्लेयर के समीप ये तथ्य भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल लिख रहा है कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहां पाई जाती है, ठीक है। ये प्रायः कहां पाई जाती है? अब ऐसा सवाल कर दिया दोस्तों, इसका उत्तर तो बहुत सामान्य सा है, ठीक है। हमने बताया था ना, सीधे सीधे आप याद रखिए कर्क एवं मकर के बीच, ठीक है। कर्क एवं मकर के बीच, या तो ये जवाब दे सकते हैं, ठीक है, या इसके जगह पे क्या जवाब दे सकते हैं दोस्तों? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। कहां दोस्तों? 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दोस्तों ये पाए जाते हैं। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी या प्रवाल भित्ति ये यहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे तो पढ़ा आपने, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक ये नाम है दोस्तों, दिया है अड्डू प्रवाल भित्ति। क्या नाम दिया दोस्तों? अड्डू प्रवाल भित्ति। ये किस महासागर में दोस्तों स्थित है? अड्डू प्रवाल भित्ति। अब जनरली दोस्तों हर बच्चा वो कोरल रीफ याद रखता है, ठीक है। हर बच्चा क्या याद करता है? कोरल रीफ कर रहा हूं यार, ग्रेट बैरियर के बारे में याद रखता है। ग्रेट बैरियर कहां है दोस्तों? ग्रेट बैरियर पढ़ा आपने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पढ़ा। इसके अलावा आपने फूना फाटी कहां पढ़ा दोस्तों? फूना फाटी क्या पढ़ा? फूना फूटी जो है दोस्तों ये कहां पड़ा? फूना फूटी क्या है? एक तरह का एटॉल है। क्या है दोस्तों? ये एक तरह का एटॉल है, यानी वलय वाला आकार का है, ठीक है। वलय वाला आकार का है, घोड़े के नाल के आकार का है। और ये आपने पढ़ा दोस्तों ये प्रशांत महासागर में है, ठीक है, प्रशांत महासागर में। और आपने ये भी पढ़ा कि काला सागर एक ऐसा स्थान है, काला सागर में कोई भी एटॉल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता दोस्तों? वहां एटॉल नहीं पाया जाता, ये भी आपने पढ़ा। और सबसे ज्यादा दोस्तों मूंगा कहां पाए जाते हैं? मूंगा कहां पाए जाते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों उष्ण कटिबंधीय महासागर में। कहां पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय महासागर में पाए जाते हैं। अभी आपसे क्या पूछा है कि अड्डू प्रवाल द्वीप कहां पर है? इसमें से एक भी जवाब नहीं दोस्तों, इससे हटकर जवाब है ये स्थित है दोस्तों हिंद महासागर में। कहां स्थित है दोस्तों? यह कहां स्थित है दोस्तों? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। और कहां पर? आपने हिंद महासागर में मालदीव का नाम सुना है? मालदीव, तो मालदीव के दक्षिणतम में दोस्तों, दक्षिणतम एटॉल का नाम है दोस्तों, क्या नाम है? अड्डू। क्या नाम है दोस्तों? अड्डू, ठीक है। ये एक तरह का क्या है? एटॉल है, यानी वलय की आकृति का है दोस्तों, घोड़े के नाल की आकृति का है। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों हर्मा टाइप। परीक्षा में आता है कि हर्मा टाइप होती है, क्या होती है दोस्तों? हर्मा टाइप क्या है दोस्तों? यह भी प्रवाल भित्ति का प्रकार है। क्या दोस्तों? यह भी एक प्रकार की क्या दोस्तों? प्रवाल भित्ति है, हर्मा टाइप, ठीक है। हर्मा टाइप कुछ और नहीं दोस्तों, यह भी क्या है? प्रवाल भित्ति मत लिखिए, प्रवाल का प्रकार है। क्या लिखे? प्रवाल का प्रकार है हर्मा टाइप। आप इसे भी याद रखेगा, अच्छा सवाल ये भी है, ठीक है। अच्छा एक सवाल और याद रखेगा, जब ये मूंगों की मृत्यु होती है ना, तो इसे कहा जाता है दोस्तों प्रवाल विरंजन। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रवाल विरंजन। विरंजन का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? जब इनकी मृत्यु होती है। और ऐसा होता क्यों है दोस्तों? इसका कारण क्या है? तो कारण यदि आपसे पूछा जाए तो दो कारण बताइएगा। पहला दोस्तों भूमंडलीय तापन में वृद्धि, भूमंडलीय तापन में वृद्धि। जो दोस्तों ग्लोबल भूमंडलीय तापन मतलब क्या होगा? जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है उसकी वो एक प्रमुख कारण माना जाता है। दूसरा दो इंपॉर्टेंट कारण दोस्तों वो है एल नीनो की घटना। कौन सी दोस्तों? एल नीनो की घटना की वजह से भी दोस्तों ये जो प्रवाल विरंजन होते हैं, प्रवालों की मृत्यु होती है, मूंगों की मृत्यु होती है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से एक सवाल और आपसे पूछ रहा दोस्तों, अच्छा सवाल है। सवाल दे रहा दोस्तों, पेन चेंज कर लूं मैं। सवाल दे रहा दोस्तों क्वाजालीन क्या है, ठीक है। क्वाजालीन दोस्तों क्या है? तो क्वाजालीन प्रशांत महासागर में
प्रशांत महासागर में स्थित एक तरह का दोस्तों एटॉल है। क्या दोस्तों? यह प्रशांत महासागर में स्थित एक एटॉल है जिसका नाम है क्वाजालिन। जिस तरह से फूना फूटी पड़ा था, उसी तरह से दोस्तों क्वाजालिन भी है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन है। और यहीं पे दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त होता है। देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे हैंड नोट्स हैं दोस्तों जो हमारी टीम ने तैयार कर रखे हैं आपके लिए, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम स्मार्ट ई बुक पे काम कर रहे हैं, बहुत जल्द, मुझे लगता है ज़्यादा नहीं, हफ्ते 10 दिन में दोस्तों स्मार्ट ई बुक आ जाएगा, तो फिर मैं उसको भी आपको बता दूंगा, आप उन्हें भी परचेज कर सकते हैं। अभी क्या होता है ना, आपके मन में होता है ना कि कोई 60 नोट सर आपका मिल जाता है जहाँ से रिविजन करने में अच्छा होता है। सर किताब लिखने में बड़ा टाइम लगता है आपको, एक 60 नोट के तरह दोस्तों एक रिविजन पैक आप दे देते सर अलग अलग सब्जेक्ट का, जिसमें कम शब्दों में बढ़िया से चीज़ें कंटेंट हो, हर टॉपिक का वहाँ पे हो लिखा हो, तो वो चीज़ें सर आपसे मिल जाती तो अच्छा होता। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्द दोस्तों वो स्मार्ट PDF या स्मार्ट ई बुक के रूप में मैं आप सभी के समक्ष अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, आज की क्लास दोस्तों ये समाप्त होती है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक निवेदन हाथ जोड़कर आपसे है, यदि आपको लग रहा है कि वाकई नितिन सर मेहनत कर रहे हैं, इनके कंटेंट में दम है, क्वालिटी वाले सवाल लेके आ रहे हैं, ठीक है, फ्री का चैनल होने के बावजूद भी दोस्तों सब कुछ आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है, यदि आपके अंतरात्मा कह रही है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये आपका अपना चैनल है, आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कौन हमारा साथ देगा। ठीक है, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए बस इतना ही कीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।